हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा अपन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज का अपना लेक्चर रहने वाला है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 21 में क्या देखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन आर्टिकल 22 को देखेंगे। तो ये समझने के लिए लेक्चर में अंत तक बने रहना। अब बात करते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन देखा था कि जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20, जैसा कि अपनों ने स्वतंत्रता के अधिकार चालू करे थे, उसमें जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 19 में जो है कुल आर्टिकल 19 में कितने जो है आर्टिकल 19 एक ए जो है एक ए से लेके जो है आर्टिकल 19 एक जो है अपनों ने एफ तक जो है कितने 6 प्रकार की फ्रीडम्स की बात करी थी। उसी प्रकार अपनों ने आर्टिकल 19 2 से लेके आर्टिकल 19 6 तक जो है इन फ्रीडम्स के ऊपर जो है प्रतिबंधों के ऊपर एक एक करके चर्चा करी थी। कौन से जो है जो स्वतंत्रता पे कौन सा प्रतिबंध आरोपित किया गया, इन सभी के ऊपर अपनों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। साथ ही अपनों ने क्या देखा था, साथ ही अपनों ने देखा था आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया था। किससे, दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण की बात कही गई थी। तो इसके अंतर्गत अपनों ने क्या देखा था, इसके अंतर्गत आर्टिकल 20(1), 20(2) और जो है 20(3) के ऊपर अपनों ने डिस्कस किया था कि बूथलक्षी विधियों का प्रभावी नहीं होना, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। इस टाइप से अपनों ने एक एक करके जो आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3) के ऊपर डिस्कस करा था। तो आज का अपना लेक्चर रहने वाला आर्टिकल 20, आज 20 से आगे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में। तो आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 21 में दे रखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। तो चलिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कर लेते हैं अपन डिस्कस। तो आर्टिकल 21 जो है आपके संविधान का प्रावधान करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। किसका, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है अपना आर्टिकल 21 डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बड़ा सवाल आ गया कि जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है तो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो जो है ए के गोपालन साहब, कौन जो है अपने ए के गोपालन साहब, ये जो है मद्रास राज्य के विरुद्ध एक मामला लेकर चले गए। कहाँ चले गए, ए के गोपालन साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट। कब का मामला है अपना, 1950s का, 1950 में। तो 1950 में कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए ये मामला लेकर कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती क्या है, इसके बारे में बताओ सर आप। तो जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसके प्राण और दैहिक अधिकारों से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहाँ तक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को जो है उसके प्राण और दैहिक अधिकारों से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बेसिकली क्या होती है, आपको पता होगा जो है कोई भी कानून बनता है तो एक पूरी प्रोसीजर उसके अंतर्गत फॉलो होती है। कैसे होती है कि सबसे पहले जो है कोई भी जो है विधेयक कहाँ लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। कोई भी विधेयक बोलेंगे या जो है बिल पास होने के बाद विधेयक, सबसे पहले क्या, ऐसे समझ लो कोई भी जो है बिल, किसी भी कानून से संबंधित बिल कहाँ लाएगा, सबसे पहले जो है बिल संसद में लाया जाएगा। संसद में बिल लाने के बाद क्या होगा, दोनों सदन से, कौन सा, लोकसभा और अपना कौन सा, राज्यसभा, इससे जो है कोई भी बिल पारित होगा। और पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, पारित होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। और जो है जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे जो है सिग्नेचर करता है वैसे ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम बन जाएगा या क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार देखो कि जो है
कोई भी जो बिल है जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है क्या है कि एक पूरी प्रोसीजर उसके अंतर्गत फॉलो की गई हो। जैसे कोई भी बिल सबसे पहले कहाँ आएगा, जो है संसद में लाया जाएगा, संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा से जो है बिल जो है पारित हो जाएगा, और पारित होने के बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने जाएगा, और राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर बन देगा तो क्या हो जाएगा, कानून बन जाए। तो अगर इस प्रोसीजर से कोई कानून बनाया गया है और इससे जो कोई विधि बनाई गई तो पूरा प्रोसीजर का फॉलो किया गया, तो उस विधि के तहत क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक अधिकारों से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। उसके प्राण और दैहिक अधिकारों से क्या कर सकते हैं, अपन वंचित कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 21 में। तो क्या है आर्टिकल 21 में कौन सा वाद था, एक गोपालनवाद। एक गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, केवल प्राण और दैहिक अधिकारों से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। तो अब बात आती है 1978 की। जैसा कि आपको पता होगा मेनका गांधी वाद आता है। कौन सा आता है, 1978 में सुप्रीम कोर्ट के पास वाद जाता है मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी बेसिकली जो है इंदिरा गांधी की जो पुत्र हुआ करते थे, संजय गांधी उनकी पत्नी हुआ करती थी। तो क्या है, इन्होंने जो है, आपको पता होगा कि इससे पहले जो है आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया था 1978 से पहले, जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे बहुत से अनैतिक काम करे, जैसे आपातकाल के दौरान अपन देखेंगे। तो आपातकाल में बहुत से अनैतिक काम करे जिससे क्या है, जनता रुष्ट हो गई थी। तो ये क्या करती थी, एक मैगजीन का प्रकाशन किया करती थी। तो उस मैगजीन में क्या इन्होंने जो है इंदिरा गांधी के अच्छे अच्छे कामों को लिख रखा था। तो इसके बारे में वो क्या करनी चाहती थी, इसके बारे में देश के अंदर तो जागरूक करने के साथ ही क्या कर, इस किताब को लेकर जो है एक जो है विदेश जाना चाहती थी, कैसे इस किताब के बारे में जो है विदेश को अवगत कराना चाहती, जिससे जो अंतरराष्ट्रीय छवि इंदिरा गांधी की क्या कर सके, सुधर सके। तो जो है मेनका गांधीवाद में हुआ क्या बेसिकली कि ये जो विदेश जाना चाहती थी, तो विदेश में जाने का जो इनका जो पासपोर्ट लगता है विदेश जाने के लिए, तो जो उस टाइम पे 1978 में इंदिरा गांधी जो हार गई, उसके बाद इसकी मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, जनसंघ की सरकार बन गई थी। तो उन्होंने क्या करा कि जो मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो इंदिरा गांधी जो है, मेनका गांधी बेसिकली एक लॉयर भी हुआ करती थी, तो इनको संविधान की समझ हुआ करती थी। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपकी भी एक संविधान की जो है प्रति अच्छी खासी समझ डेवलप हो रही होगी। तो जो है मेनका गांधी थी, मेनका गांधी ने क्या करा, लॉयर थी बेसिकली, तो ये चली गई सुप्रीम कोर्ट के केस, आप जो है हमारे जो है अधिकार को छीन सकते हो, ये तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कहीं भी जा सकती हूँ मैं, कैसे भी कुछ रहूं। तो मेनका गांधी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य कहा क्या, कि किसी भी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक अधिकारों से केवल जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित तो किया जा सकता है, पर जो विधि होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, यथोचित होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अर्थात जो है किसी एक आदमी को लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा कानून नहीं बना सकते जो जानबूझकर या जो है बिना कारण के किसी व्यक्ति की जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। इस प्रकार जो है मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो किसी व्यक्ति को जो है उसके प्राण और दैहिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, पर ये विधि कैसी होनी चाहिए, ये विधि होनी चाहिए भैया यथोचित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, यथोचित होनी चाहिए। बिना यथोचित विधि के जो आप किसी भी व्यक्ति को जो है उसके जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हो। तो मेनका गांधीवाद में जो है ये कहा कि जो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो है किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है, पर जो है विधि कैसी होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए यथोचित होनी चाहिए। यथोचित विधि प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति को जो है यथोचित होनी चाहिए, मतलब कैसे होनी चाहिए, अच्छी विधि होनी चाहिए, बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। तो किस वाद में कहा था विधि की यथोचित प्रक्रिया, तो आप क्या बोलोगे सर, मेनका गांधीवाद में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कहा था, आप क्या बोलोगे सर, एक ये गोपालनवाद में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, कोई भी बिल संसद में लाया जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट सिग्नेचर बनने के बाद कानून बनना चाहिए, पूरी प्रोसेस का पालन होना चाहिए। तो ये बेसिकली अपनों ने आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो है बहुत सारी स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा करी है कि आर्टिकल 21 में जो है बेसिकली ये स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता है। अपन देखते हैं ना आर्टिकल 21 तो बहुत ही वृहद है, मतलब मान सकते हो आप, बहुत ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जो है संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में सबसे वृहद आर्टिकल कौन सा है, ये प्रश्न भी बहुत सारे एग्जामों में देखा है मैंने। तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर होना चाहिए सर आर्टिकल 21। कौन सा, आर्टिकल 21 सर के जो है सभी अधिकारों में सबसे ज्यादा विस्तृत अधिकार कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 21 वाला जो अधिकार है वो सबसे विस्तृत अधिकार
माना जाएगा पूरे जो है भारतीय संविधान में सबसे विस्तृत अधिकार जो है कौन सा अपने पास है, तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में बहुत सारे जो है ऐसे प्रावधानों को जो है बहुत सारे वादों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे शामिल करा है। ये लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है, तो पूरी लिस्ट तो नहीं पढ़ेंगे अपन, बहुत सारे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर जो शामिल और जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए उनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या दिया गया, आर्टिकल 21 में सबसे पहले दिया गया किसका, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक। एजुकेशन अगर किसी व्यक्ति के पास होगा तो उसका जो है डेवलपमेंट अच्छे से होगा, बिल्कुल विकास अच्छे से कर पाएगा अपने शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, जो है आध्यात्मिक रूप से, अगर व्यक्ति जो है अपना संपूर्ण विकास जो कर पाएगा। इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए। तो जो है इस बात को लेकर जो है उन्नी कृष्णन साहब कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन सा वाद हुआ था, एमपीपीएससी 2019 का प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कौन से जो है वाद के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो कौन सा उन्नी कृष्णन वाद है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तुम ध्यान रखो आर्टिकल 19(1) में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कौन से वाद में जोड़ा गया था, आप क्या बोलोगे कौन सा वाद, तो बोलोगे आप सर आर्टिकल जो है 21 में जो जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार है तो वो है उन्नी कृष्णन वाद के बाद जोड़ा गया है आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार। तो इसको भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए माना जाता है। उन्नी कृष्णन वाद हुआ सन 1993 में। उन्नी कृष्णन साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्नी कृष्णन साहब ने कहा कि सर जो है शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उनसे बोला कि शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति की नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है, कहीं ना कहीं उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई अवधारणा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो है शिक्षा का राइट होना चाहिए। और इसी को बेसिस बनाकर इसके बाद और भी बात हुई, इसी को बेसिस बनाकर जो है अपनी संसद ने 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित करा, कितना 2002 में। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21(a) जोड़ा। आर्टिकल 21 जो है ए के बारे में अपन इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। तो जो है शिक्षा का अधिकार जो है कौन से वाद में जुड़ा, उन्नी कृष्णन वाद में। ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा जुड़ा अपना कौन सा, एकांत का अधिकार। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु वाद। कौन सा, राजगोपालन बनाम तमिलनाडु वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो है किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए एकांत का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, या ऐसे बोलो कि व्यक्ति जो है अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति, वो बोले कि मुझे तो एकांत में रहना है, मैं तो एकांत प्रिय आदमी हूँ सर, तो ये तो मेरा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, मैं चाहूँ वहां रह सकूं। मुझे इस कमरे में मान लो एक अकेला रहना, इस स्टूडियो जहाँ अपना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें बोल दूं कि सर मेरे को तो अकेला रहना, ये मेरी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेरे को प्राप्त स्वतंत्रता है। तो ये कौन से इसमें मिली हुई है, तो ये मिली है राजगोपालन, कौन सा, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु वाद में। किसमें, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु वाद में जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता अपने को मिली। कौन सी, एकांत की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती। इसके बाद अपनों ने देखा था कि इससे पहले जो कहानी सुनी थी ना अपनों, मेनका गांधी वाली, तो मेनका गांधी कहाँ जाना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी। तो विदेश जाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किया गया, तो विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। एक चीज समझ लो आप, सबसे पहले देश के अंदर अगर पूछा जाए कि देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में शामिल, तो अपना देखा था ना आर्टिकल 19D, निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, याद करो। तो जो है देश में अगर घूमना हो, तो देश में अगर घूमना हो तो ये अपन घूमेंगे, ये स्वतंत्रता देता है अपना आर्टिकल 19 देश में घूमने की। और जो विदेश में जाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, तो विदेश में जाने की स्वतंत्रता देता है अपना आर्टिकल 21। कौन सा वाद हुआ था, आर्टिकल 21 देता है। कौन सा जो है वाद हुआ था, ये देखा ना अपनों ने, कौन सा वाद हुआ था, तो आपको पता हुआ मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी वाद जो कहाँ जाना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी, तो इसके मेनका गांधी वाद 1978 के तहत जो है विदेश जाने के अधिकार को जो है मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल, जो है मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। तो कौन कौन से देख लिए अपनों ने, सबसे पहले सर अपनों ने देखा कि जो है शिक्षा का अधिकार, उन्नी कृष्णन वाद, उसके बाद एकांत का अधिकार तो राजगोपालन बनाम तमिलनाडु वाद में, उसके बाद अपनों ने देखा कि विदेश जाने का अधिकार तो कौन सा आर्टिकल में, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल जो है 21 जिसके अंतर्गत अपने को विदेश जाने का अधिकार प्राप्त है, और जो है देश के अंदर घूमने का अधिकार किसमें, अपना देखा आर्टिकल 19 के तहत शामिल है। ठीक है, वो अपनों ने गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास किया था, पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हो इसके लिए। ठीक है,
तो ये शामिल। इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत कौन सा शामिल है, आपका फेवरेट, विवाह का अधिकार, शादी का अधिकार। शादी का अधिकार किसके अंतर्गत शामिल है, 21 में। अगर आपके जो है पिताजी साहब बोल सकते हो कि हमारे संविधान हमें जो है शादी करने का अधिकार देता है, कौन सा, शादी करने का अधिकार देता है, कि हमारी जो है अब तो हमारी एज हो गई है, हमसे जो है पढ़ाई भी नहीं हो रही है ना, हमसे नौकरी लग रही है, तो आप क्या करो सर, पिताजी, कि पिताजी हमारी शादी करवा दो। तो पिताजी बोलेंगे कैसे करवा दे तुम्हारी शादी, तो आप क्या बोलोगे, सर जो है, सर क्या, पिताजी बोलोगे कि पिताजी 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 हमने जो है संविधान पढ़ रखा है और संविधान का आर्टिकल 21 हमें जो क्या देता है, जो है शादी करने की स्वतंत्रता देता है। तो आपके पिताजी क्या बोलेंगे, आपके पिताजी बोलेंगे कि जो कमा तो ले, पहले कम से कम पढ़ ले भाई, शादी कर लेंगे, कौन लड़की पसंद करेगी तेरे को। तो इस टाइप से आपके पिताजी आपको टोंट मारकर क्या करेंगे, भगा देंगे। तो जो है शादी करने का अधिकार किस में दिया गया, शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया है। किस किस टाइप की शादियां शामिल होती, मान लो कोई लड़का लड़की से प्रेम करे तो इस टाइप की शादी, ठीक है। गे मैरिज देखा होगा आपने, गे मैरिज भी अभी बहुत अच्छी गे मैरिज चल रही है। गे मैरिज में क्या है, लड़का लड़की से शादी कर रहा है। लेस्बियन मैरिज जिसमें लड़की क्या कर रही है, लड़की से शादी कर रही है। तो इस टाइप की जो है शादी का जो है शादी करने का अधिकार किससे, आर्टिकल 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त होता है। जिसे किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, स्वस्थ जो है एयर चाहिए, पोल्यूशन रहित जो है वातावरण चाहिए। तो ये अधिकार भी कौन सा आर्टिकल देता है हमें, तो आर्टिकल 21 देता है। कौन सा आर्टिकल 21 देता है, ये देता है। उसके बाद जो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आपसे पूछ लेगा तो क्या, गरिमामय जीवन देने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो हमें मिलता है। कौन सा, आर्टिकल 21, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। तो अपनों ने क्या क्या देख लिया, शिक्षा का अधिकार, एकांत का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये सभी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और भी कुछ प्रावधान है उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जो है चोट लग गई, क्या लग गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ गिर गया और गिरते हुए मेरे क्या हुआ, हाथ में जो है यहाँ चोट लग गई। तो चोट लग गई तो आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार प्राप्त है, मतलब कोई भी व्यक्ति आएगा कम से कम मेरे यहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके मेरे को हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। तो आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार देता है आर्टिकल 21। कौन सा, आर्टिकल 21 देता है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार देता है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार देता है। मान लो आपने कोई अपराध किया और आप क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तार होने के बाद आप बोल दो कि भाई साहब हम तो हथकड़ी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ये तो जो है हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। आर्टिकल 21 में हमें स्वतंत्रता दी गई कि हम हथकड़ी के लगाने के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें हथकड़ी लगे तो हम, आप हथकड़ी लगाने से क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन सा आर्टिकल देता है, तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 21 जो हमें हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 जो हमें हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार देता है। अब ये सब अपनों ने डिस्कस कर लिया। अब मन में जो है एक बात आती कि क्या सर जो है मृत्यु का जो अधिकार है, कौन सा, मृत्युदंड जो है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करनी, तो क्या आत्महत्या जो है वो भी जो है इसके अंतर्गत शामिल है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं। तो ये काफी डिबेट का मुद्दा है, किसका, मृत्युदंड का अधिकार। तो चलिए अब मृत्युदंड का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है कि नहीं है, ये सब इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें मृत्यु के अधिकार, मृत्युदंड किसकी, मृत्यु का अधिकार, तो जैसा कि आपको पता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारे लिए आर्टिकल 21 में शामिल है। तो जब अपनों ने जो है मौलिक अधिकार स्टार्ट करे थे तब मैंने आपको जो है कुछ थ्योरीज पढ़ाई थी, किसमें, आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 याद करो, उसमें एक थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें था आदित्य जन का सिद्धांत। कौन सा पढ़ा था अपनों ने, आदित्य जन का सिद्धांत। आदित्य जन का सिद्धांत, आदित्य जन का सिद्धांत क्या बोलता है, बेसिकली आदित्य जन का जो सिद्धांत है बेसिकली ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। तो ये अपने संविधान में स्पेशल प्रोविजन, आप चाहो कि जो है मैं अपने मौलिक अधिकारों को त्याग दूं, आर्टिकल 19 को त्याग दूं, आर्टिकल 20 को त्याग दूं, तो संविधान इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको नहीं देता है कि आप अपने मौलिक अधिकार को त्याग सके। कितना अच्छा संविधान है, चाहकर भी अपन अपने अधिकारों को नहीं त्याग सकते, बहुत सही प्रोविजन है। तो ये क्या, आदित्य जन का सिद्धांत। तो आपको जैसा पता होगा आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रखी है। तो जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में हमें मृत्यु का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। अगर पूछ लेगी कौन सा अधिकार हमें नहीं मिला, अगर प्रश्न आए जैसे कि मान लो
निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये यहाँ आपका एग्जाम पेपर मान लो, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। पूछा गया एक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, एकांत पूछ लिया, जो है स्वस्थ पर्यावरण दे दिया एक ऑप्शन में, और एक चौथे नंबर पे दे दिया आपको मृत्यु का अधिकार। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल जो है, ये जो है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मृत्यु का अधिकार हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राप्त नहीं है। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाए तो आप ये बोलोगे, तो मृत्यु का अधिकार हमारे संविधान हमें देता है, तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं, मृत्यु का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। तो हुआ क्या, बेसिकली एक वाद हुआ, उस वाद का नाम क्या था, अरुणा संघवा बनाम भारत संघवाद। तो अरुणा संघवा जो थी क्या थी, एक लेडी थी। ये वाद है बेसिकली 2011 का। कब का वाद है, ये जो है वाद अपना 2011 का वाद है। तो अरुणा संघवा क्या हुआ करती थी, एक नर्स हुआ करती थी। अब नर्स में क्या हुआ, एक दिन इनकी एक जो है इनकी हाथापाई में क्या हुआ, मतलब किसी व्यक्ति ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, और उसने क्या करा, एक चेन रहती ना, तो चेन को इनके गले में से जोर से कस के बांध दिया। तो यहाँ पूरा नर्वस सिस्टम रहता है पीछे की ओर, आपको पता हो, जो क्या करता है, पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो जो पूरा नर्वस सिस्टम था इनका क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया पूरा, और उससे क्या हो गया, ये कोमा में चली गई। अब 1973 की घटना थी, उसके बाद जो है तब से ये क्या रखी थी, कोमा में गई हुई थी। अब क्या करते, वहाँ की जो नर्स लोग या उस जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो इसकी क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। अब देखो 2011 का मामला है, तो कितने साल हो गए उसको, लगभग 40 साल जो है कोमा में रहकर हो गए। तो अथॉरिटी ने बोल दिया, किसने, अथॉरिटी ने बोल दिया कि कब तक इसकी सेवा करेंगे, हमें तो इसको जो है इच्छा मृत्यु दे दी जाए अभी तक। तो क्या इच्छा मृत्यु जो है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, ये भी बहुत डिबेट का मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारा संविधान जो है मृत्यु का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। तो इसके लिए जो है गया एक मामला, किसमें, अरुणा संघवा बनाम भारत संघ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 2011 में। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की हो सकती है, तो इच्छा मृत्यु हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है कौन सी, एक्टिव, और एक होती है पैसिव इच्छा मृत्यु। एक होती है एक्टिव माने क्या, सक्रिय, और निष्क्रिय, पैसिव माने क्या, निष्क्रिय। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु से क्या तात्पर्य, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोमा में है, क्या, मान लो कोमा में एक बेड पे लेटा हुआ है, जैसे ये व्यक्ति जो है बेड पे लेटे हुए हैं भाई साहब, अब उदास है, बेड पे लेटे हुए, तो जो उदास वाली इमोजी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये जो है लेटे हुए हैं, इनको जो है प्रॉपर रूप से खाना भी दे रहे हैं, इनकी जो है साफ सफाई भी कर रहे हैं, इनको नहला भी रहे हैं, इनको जो है प्रॉपर टाइप से ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इसलिए क्या है, अभी तक जीवित है। तो जो है इच्छा मृत्यु कौन सी, एक्टिव टाइप की क्या होती है, इसमें जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है, एक जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है, और क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या, व्यक्ति को क्या करो, एक जहर का इंजेक्शन दे दो, और जो है व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। किसमें, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को डायरेक्ट क्या करेंगे, एक जहर का इंजेक्शन देके जो है इंजेक्शन देके क्या करेंगे, इसकी मृत्यु हो, जो है इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ऐसा बोला जाए। हालांकि भारत में जो है इस टाइप की व्यवस्था नहीं है। इस टाइप की व्यवस्था जो है यूरोप के कुछ देशों, जैसे मान लो नीदरलैंड है अपना, नीदरलैंड में प्रचलित है, बिल्कुल है। एक है जो है बेल्जियम है, नीदरलैंड। तो इस टाइप की कंट्रीज में जो है ये व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जो है इच्छा मृत्यु कौन सी, एक्टिव प्रकार की जो है इच्छा मृत्यु जो है यूथनेशिया बोलते हैं इच्छा मृत्यु को। तो एक्टिव यूथनेशिया भारत में क्या है, प्रचलित नहीं है। भारत में इस टाइप की जो है पाबंदी है। एक होता है कौन सा, पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव हो गया, अब होता है पैसिव यूथनेसिया, पैसिव इच्छा मृत्यु। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि कोई व्यक्ति ऐसे कोमा में, उसको जो है प्रॉपर टाइम पे खाना पीना सब दिया जा रहा है। तो जो है पैसिव यूथनेसिया में बेसिकली क्या होता है, उस व्यक्ति की जो है जो अपन उसके लिए जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कौन सा खाना पीना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें क्या करो, बंद कर दो। अब अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन जो है जो अपन कर रहे थे वो चीज जो है बंद कर रहे हैं, क्या अपने जो कार्य कर रहे थे वो बंद कर रहे हैं, उस व्यक्ति के और कुछ उसको हार्म थोड़ी पहुंचा रहे हैं ना, यही कि अपन जो उसकी सेवा कर रहे थे उसको बंद कर रहे हैं। तो इस टाइप जो है पैसिव यूथनेशिया अपने भारत में प्रचलित है। जो है खाना पीना पानी दवाई सब बंद कर दोगे तो उस व्यक्ति की क्या होगी, धीरे धीरे हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस टाइप का मामला जो है अपने जो है भारत में कौन सी प्रचलित है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में किस प्रकार का यूथनेशिया प्रचलित है, तो आप क्या बोलोगे, सर पैसिव यूथनेशिया प्रचलित है। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, बेसिकली किसी व्यक्ति के कर अपन जो है सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो जो है उस व्यक्ति का खाना पानी दाना पीना सब बंद कर दो, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत शामिल है, तो ये अपना शामिल है आर्टिकल जो है किसके अंतर्गत, तो आप क्या बोलोगे सर
ये जो है अपना इच्छा मृत्यु, कौन सी टाइप की इच्छा मृत्यु, तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो है निष्क्रिय टाइप की इच्छा मृत्यु, और निष्क्रिय टाइप की इच्छा मृत्यु भारत में जो है शामिल है। कौन सा मामला आया था, अरुणांक सहगवा बनाम भारत संघ मामला आया था। तो इस प्रकार अपनों ने होल रूप से जो है आर्टिकल 21 के बारे में समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल 21 में क्या क्या चीजें। आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसमें सबसे पहले देखा अपनों ने कौन सा, सबसे गोपालनवाद देखा, एक ही गोपालनवाद। एक ही गोपालनवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी व्यक्ति को विधि जो है द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसके जो है किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को जो है उसके मौलिक अधिकारों से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ये देखा अपनों ने। उसके बाद देखा विधि की यथोचित, मेनका गांधीवाद, उसमें क्या कहा, विधि की यथोचित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद अपनों ने देखा कि कौन कौन से जो है स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसके अंदर अपनों ने शिक्षा का अधिकार, एकांत का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, उसके बाद जो है निष्ठा का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार, शादी का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस किया। ये भी देखा कि आर्टिकल 19 हमें देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और आर्टिकल 21 हमें देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ऐसे करके अपनों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद देखा अपनों ने कि आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद अपनों ने जो है इच्छा मृत्यु वाले जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं इसके बाद वाले आर्टिकल की। तो इसका बाद आता है अपना आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 बेसिकली आप ध्यान रखना, जो ये छोटा ए और छोटा बी, ये संविधान में आपको जो ए छोटा ए क्या, एक तो ये छोटा ए और जो है एक ये छोटा बी, छोटा ए और बड़ा ए, ये आपको जो है संविधान में जो है जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पीछे की थ्योरी समझ लो। जहां जहां आपको आर्टिकल जो है, आर्टिकल में ऐसा सब क्लॉज बड़ा कैपिटल लेटर में मिले, जैसे आर्टिकल 21A, इस टाइप की अगर कैपिटल लेटर्स में आपको कुछ मिले, तो जो चीजें मिलती उन सभी को जो है, इसका मतलब क्या होता है, इस कैपिटल ए का मतलब होता है इस प्रावधान को क्या है, बाद में जोड़ा गया संविधान में। इस प्रावधान को जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया। बाद में कब, संविधान संशोधन, बाद में कैसे जोड़ा, संविधान संशोधन करके जोड़ा। तो इस वाले मामले को जो है इस टाइप के जो आर्टिकल जो है संविधान में बाद में जुड़े, संविधान संशोधन करके, उन सभी के आगे क्या लगा हुआ, कैपिटल ए लगा हुआ, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे कैपिटल लेटर्स में लगे होंगे। पर जो है स्मॉल लेटर्स में जो सब क्लोज ये होते हैं, वो सब क्लोज जो है ऐसे मामले होते हैं जो है संविधान में पहले से शामिल होते हैं। तो जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लेकर आप कंफ्यूजन में मत रहना। जो कैपिटल लेटर्स ऐसे मामले होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको संविधान में जो है शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भैया, तो आप क्या बोलोगे सर, शामिल किया गया बाद में संविधान संशोधन करके। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो जो होते हैं क्या होते हैं, वो संविधान में पहले से शामिल होते हैं। तो जैसा कि अपनों ने देखा कि सबसे पहले 1993 में एक वाद हुआ, कौन सा, उन्नी कृष्णन वाद हुआ। कौन सा वाद हुआ, उन्नी कृष्णन वाद हुआ, जैसा आप लोगों ने देखा था। उन्नी कृष्णन बना हुआ आंध्र प्रदेश वाद हुआ। और उन्नी कृष्णन वाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है इस प्रकार की जो है शिक्षा का अधिकार शामिल है। इसके बाद भी बहुत सारे वाद हुए। उन सभी वादों के निष्कर्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या है, केंद्र सरकार को गाइडलाइंस दी। क्या बोला कि आप क्या करो, शिक्षा के अधिकार के लिए कानून बनाओ, इसको जो है संविधान में शामिल करो। तो इसके लिए जो है संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, कौन सा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। कौन सा लाया, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को लाएगा। और जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसी के अंतर्गत क्या करा, शिक्षा के अधिकार को जो है एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। किसको, मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया शिक्षा के अधिकार को। और इसको जो है संविधान में एक अलग सा आर्टिकल बना के आर्टिकल 21 के ए में शामिल किया गया। आर्टिकल 21 और कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे, कैपिटल लेटर आएगा। आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत किसको, शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया। किसको, शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया। अब पूछा जाएगा आपसे, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो है किस एज के व्यक्ति को जो है शिक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल जो है 21A में जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को, किसको, 6 वर्ष से 14 बच्चे को जो है 6 वर्ष से जो 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको जो है स्वतंत्रता दी गई है। किसकी, जो है शिक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सा आर्टिकल में, तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 21A में जो है कोई भी व्यक्ति जो है 6 से 14 वर्ष की आयु का अगर कोई बालक है तो उसको जो है इस टाइप की स्वतंत्रता दी गई है। अब
आता है बहुत सी बार एग्जामों में, क्या प्रश्न आता है, बहुत सी बार एग्जामों में आता है कि सर आर्टिकल जो है 21A में कौन सी आयु वर्ग के लोग शामिल है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इस टाइप से प्रश्न आ रहा है कि जो आर्टिकल 21A में जो है कौन सा आयु वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो एक आएगा 0 से 6 वर्ष और एक आएगा 6 से 14 वर्ष। कोट में प्रश्न है, बोल देगा कोट में निम्नलिखित में सत्य कथनों को छांटिए, ए और बी दोनों, या केवल ए या केवल बी या दोनों नहीं। तो इस टाइप से अगर आपको कोड में दे दिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा केवल बी, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एमपीपीएससी में, ये जो है अदर एसएससी जैसे एग्जामों में भी इस टाइप के प्रश्न आने लगे। सीजीएल में, सेट की परीक्षा में आ सकते हैं, नेट की परीक्षा में आ सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न को जो है पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 21(1) में किस प्रकार की सूचना दी गई, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की जो है व्यवस्था की गई है। और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या संविधान में आर्टिकल आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 या 46 के आसपास, तो उसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्रावधान किया गया है। इनसे के अंतर्गत अपन मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, तो मौलिक कर्तव्य में 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 21 को देख लिया आप लोगों ने। आर्टिकल 21 क्या देता है, आर्टिकल 21 जो है शिक्षा का अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता हूँ। ये अधिकार किससे मिलता है अपने को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ शामिल तो कर लिया गया, पर इसके लिए अधिनियम बनाने की व्यवस्था करनी थी। तो जो है राइट, जो है कौन सा अधिनियम पारित किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया। कौन सा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया। कब पारित कराए, ये बेसिकली 2009 का जो है अधिनियम था। कब का था, 2009 में संसद ने जो है 86वें संविधान संशोधन जो 2002 के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को जो है अमल में लाने के लिए क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित करा। कौन सा, जो है 86वां संविधान, उसके अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया, विधि बनाई 2009 में। कौन सी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया। और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही प्रावधान किया गया था कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा और जो बेसिकली माध्यमिक शिक्षा क्या दी जाएगी, निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रावधान किया था। कब लागू हुआ, ये पूछा जाता है बहुत सी बार एग्जामों में। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, तो क्या बोलोगे सर, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को जो है सर इसको लागू किया गया। कब लागू किया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो इस प्रकार अपनों ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 जो है 21A के अंतर्गत चर्चा कर ली कि आर्टिकल जो है उन जो है 21 में क्या शामिल है। तो आर्टिकल 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में सर चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो है अपना कौन सा, आर्टिकल 21A में जो है सर शिक्षा के बारे में चर्चा की गई, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। तो इस प्रकार अपनों ने इस वाले लेक्चर में जो है आर्टिकल 21 और 21A के बारे में जो है डिस्कस कर लिया है। किसके बारे में, आर्टिकल 21 और 21A के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे वाले लेक्चर में अपन आर्टिकल 22 को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि आर्टिकल 22 में जो है निवारक निरोध के बारे में जो है क्या, निवारक निरोध क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इसमें आर्टिकल 22 में कौन कौन सी जो है हमें जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, कौन सी दिशाओं में निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, उसके अंतर्गत जो है सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, निवारक निरोध के अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए, निवारक निरोध क्या होता है, निवारक निरोध के लिए संसद ने कौन कौन से कानून बनाए हैं। तो इन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले अपन अगले लेक्चर में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जो है पूरा लेक्चर आपने अंत तक देखा और आपके लगभग सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचते तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जो है अपने डाउट को डाल दोगे, ताकि अपन क्या करेंगे अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू जो आपके डाउट क्लियर कर देंगे और जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। इस प्रकार अपनों ने जो है मूल अधिकार लगभग अपने कंप्लीट होते गए। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। अंत तक बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद।